ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 3 पार्ट 28 अन्नमय कोश का परिष्कार और प्रतिफल। भारतीय दर्शन के अंतर्गत जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए अन्नमय कोश की शुद्धि, पुष्टि और विकास को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। भौतिक प्रगति हो या आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति, दोनों के लिए ही उसे आवश्यक और उपयोगी ठहराया गया है। योग साधनाओं में अन्नमय कोश की साधना को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उसके अनेक लाभों एवं सिद्धियों का भी उल्लेख मिलता है। इसके द्वारा ही योगी आरोग्य तथा शरीर संस्थान पर अद्भुत अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इच्छा अनुसार शरीर को गर्म या ठंडा रखना, ऋतुओं के प्रभाव से अप्रभावित रहना, शरीर की ऊर्जा पूर्ति के लिए आहार पर आश्रित न रहकर उसे सीधे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कर लेना, दीर्घ जीवन, शरीर में वृद्धावस्था के चिन्ह न उभरना आदि सभी उपलब्धियां अन्नमय कोश की साधना पर निर्भर करती हैं। यह सब उपलब्धियां आध्यात्मिक साधना मार्ग पर बढ़ने के लिए भी उपयोगी सिद्ध होती हैं और सांसारिक जीवन क्रम में भी इनका प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। यह उपलब्धियां बड़ी आकर्षक भी लगती हैं, किंतु योग मार्ग की यह बहुत प्रारंभिक सीढ़ियों मात्र हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि योग साधना के लिए आवश्यक साधना क्रम में यह शरीर अपनी असमर्थता प्रकट करके साथ देने से कतराने न लगे। अन्नमय कोश शुद्ध और पुष्ट होने पर ही व्यक्ति सांसारिक उतार चढ़ावों के बीच अपनी शरीर यात्रा को संतुलित क्रम से चलाता हुआ अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर अनवरत क्रम से बढ़ सकता है। एक और सूक्ष्म पक्ष है जिसके लिए अन्नमय कोश को तैयार करना पड़ता है। आत्मिक प्रगति के क्रम में शरीर में अनेक दिव्य संवेदनाओं का संचार होता है। असंस्कारित अन्नमय कोश उसमें बाधक बन जाता है अथवा वांछित सहयोग नहीं देने पाता। इस क्रम में अनेक दिव्य क्षमताएं उभरती हैं। उन्हें धारण करना, उनके स्पंदनों को सहन करके अपना संतुलन बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। यही सभी बातें परिष्कृत एवं विकसित क्षमता संपन्न अन्नमय कोश से ही संभव हैं। इन सब उपलब्धियों एवं क्षमताओं का लाभ पाने के लिए अन्नमय कोश, उसके स्वरूप तथा सामान्य गुण धर्मों के बारे में भी साधक के मस्तिष्क में स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए। पांचों कोशों की संगति में अन्नमय कोश की भूमिका तथा उसके महत्व को उचित अनुपात में समझना आवश्यक है। हमारी सत्ता स्थूल, सूक्ष्म, अनेक स्तर के तत्वों के संयोग से बनी है। उनमें से हर एक घटक का अपना अपना महत्व है। किसी एक घटक का महत्व बतलाने से किसी दूसरे घटक का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि एक घटक दूसरे का सहयोगी पूरक तो है, किंतु उसका स्थान वह स्वयं नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए
भवन निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट का गारा, मॉर्टर लें। उसमें सीमेंट, बालू, पानी, रंग आदि सभी मिलाए जाते हैं। किसी एक का भी स्तर घटिया हो तो गारा घटिया हो जाएगा। उसकी लोच, मजबूती, सुंदरता आदि इन सभी के संतुलित सहयोग से हैं। हमारे अस्तित्व के बारे में यही तथ्य लागू होता है। हमारे अस्तित्व के हर घटक का, हर कोश का अपना अपना महत्व है। इसीलिए इन सब की उत्कृष्टता एवं संतुलन का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारी संरचना में एक बड़ा भाग वह है जिसका सीधा संबंध स्थूल पदार्थों, पंचभूतों से है। उसके अस्तित्व, पोषण एवं विकास के लिए स्थूल पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। शरीर संस्थान के इसी भाग को अन्नमय कोश कहते हैं। यह अगणित छोटी छोटी स्थूल इकाइयों से बना हुआ है। इन्हें कोशिका यानी कि सेल कहते हैं। स्पष्ट है कि यह इकाइयां जिस प्रकार की, जिन गुण धर्मों से युक्त होगी, संयुक्त शरीर संस्थान में भी वही गुण धर्म प्रकट होंगे। उन मूल इकाइयों को बदले बिना बाह्य दृश्य संस्थान में इच्छित विशेषताएं पैदा नहीं की जा सकती। अन्नमय कोश को आवश्यकता के अनुरूप बनाने ढालने के लिए भी उसकी मूल इकाइयों को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए कोई वस्त्र लें। वस्त्र किस कोटि का है, यह इस आधार पर निर्भर करता है कि उसकी रचना में किस प्रकार के धागे का उपयोग हुआ है, उन धागों के लिए किस प्रकार के तंतुओं यानी कि फाइबर्स का प्रयोग किया गया है। वस्त्र कैनवास जैसा मजबूत है, रेशम जैसा भड़कीला है, टेरेलिन जैसा लुभावना है, ऊन जैसा गर्म है, मखमल जैसा आरामदेह है या मलमल जैसा हल्का एवं मुलायम है। यह सब विशेषताएं उसके लिए प्रयुक्त धागों एवं उसके तंतुओं के आधार पर टिकी रहती हैं। इसी तरह शरीर भी अनेक प्रकार की विशेषताओं से युक्त होते हैं। बंदर एवं हिरन जैसा स्फूर्तिला, सिंह एवं हाथी जैसा बलशाली, बैल एवं घोड़े जैसा परिश्रमी, गधे जैसा कठोर, हंस जैसा सौम्य, सर्प जैसा लचकदार आदि अनेक प्रकार की विशेषताएं शरीरों में पाई जाती हैं अथवा पैदा की जा सकती हैं। यह बहुत स्थूल वर्गीकरण है। इससे थोड़े सूक्ष्म स्तर पर देखें तो ध्रुव प्रदेश एवं हिमालय की ठंड को स्वाभाविक रूप से सहन कर सकने वाले शरीर, भूमध्य रेखा के निकट प्रदेशों की भीषण गर्मी में खुली रहने वाली शरीर, जल जीवों की तरह पानी के संसर्ग में रहने वालों से लेकर मरुभूमि के शुष्कतम वातावरण में निवास करने वाले शरीरों की अपनी अपनी विशेषताएं उनकी सेल इकाइयों के अनुरूप ही विकसित होती हैं। इससे एक चरण आगे चलें तो अन्नमय कोश की सूक्ष्म क्षमताओं का स्वरूप भी उभर कर सामने आएगा। किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तरीय साधक का सारा शरीर उसकी मुख्य साधना में सहयोगी बन जाता है। श्रेष्ठ चित्रकार जब किसी चित्र की कल्पना करता है तो उसके शरीर की हर इकाई उसके स्पंदनों से प्रभावित होती है। शरीर की हलचल में उस कल्पना के स्पंदन समाविष्ट हो जाते हैं तथा निर्जीव तुलिका सामान्य रंगों से जीवंत चित्र का निर्माण कर देती है।
वाणी के साधक गायक के मन में जो भाव उभरते हैं वह उसके हाव भाव तथा स्वर लहरी में न जाने कहां से कैसे गूंथ जाते हैं और उसमें अद्भुत प्रभाव पैदा कर देते हैं। अपने कार्य के प्रति निष्ठावान चिकित्सक के चर्म चक्षुओं और मांसपेशियों में न जाने क्या विशेषता आ जाती है कि वह रोग के सूक्ष्म से सूक्ष्म चिन्ह तथा गंभीर से गंभीर स्तर को पकड़ लेता है। इन साधकों के चमत्कारों के पीछे यही तथ्य छिपा है कि उनके अन्नमय कोश की हर इकाई उनके अंदर की सूक्ष्म संवेदनाओं को अनुभव करने, स्वीकार करने तथा उनके अनुरूप प्रभाव पैदा करने में सक्षम हो जाती हैं। उसके संस्कार उसके अनुरूप हो जाते हैं। किसी भी उच्च स्तरीय साधना के लिए विज्ञान से लेकर उपासना तक के किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय स्तर पाने के लिए अपने अन्नमय कोश को ऐसी ही सुसंस्कृत, सुयोग्य, सक्षम स्थिति में लाना आवश्यक होता है। उसके लिए उसकी मूल इकाइयों को विशेष रूप से गढ़ना, ढालना पड़ता है। इसे ही अन्नमय कोश का परिष्कार, विकास की साधना कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या अन्नमय कोश की मूल इकाइयों को वांछित ढंग का बनाया जा सकता है? हाँ, यह संभव है। इसकी पुष्टि भारतीय दर्शन की सनातन मान्यता तथा वर्तमान वैज्ञानिक शोधों दोनों ही आधारों पर होती हैं। वस्त्र आदि तो जैसे बन गए वैसे बन गए। कैनवास को मखमल में नहीं बदला जा सकता क्योंकि वह जड़ संस्थान है, किंतु शरीर तो चेतन संस्थान है। उसमें नए कोशों का निर्माण तथा पुरानों का विघटन संभव ही नहीं है। वह तो उसकी एक स्वाभाविक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धीमी पड़ने से ही मनुष्य शरीर जरा जीर्ण होने लगता है। जरा बुढ़ापा कुछ और नहीं, अन्नमय कोश में नवीन स्वस्थ कोशिकाओं की संरचना तथा पुरानों के निष्कासन की गति शिथिल हो जाना मात्र है। इस प्रक्रिया को व्यवस्थित, नियमित बनाकर शरीर संस्थान में क्रमशः इच्छित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। सामान्य व्यक्तियों में भी अन्नमय कोश की इकाइयों में परिवर्तन होता ही रहता है, किंतु उसकी कोई व्यवस्था, योजना न होने के कारण एक ढर्रा भर चलता रहता है। सामान्य रूप में किसी भी फैक्ट्री में पुराने पुर्जों तथा पुरानी मशीनों के स्थान पर नए पुर्जे एवं नई मशीनों का स्थापित करने का क्रम चलता ही रहता है। उससे एक ढर्रे का उत्पादन निकलता भी रहता है, किंतु कोई कुशल शिल्पी, उद्योगी जब अपने उत्पादन का स्तर बढ़ाने, नई वस्तुएं उत्पादित करने की योजना बनाता है तो फिर ढर्रे का क्रम पर्याप्त नहीं। उस स्थिति में लक्ष्य को ध्यान में रखकर सूझबूझ के साथ और परिवर्तन व्यवस्थित ढंग से करना होता है। पुर्जों और मशीनों से लेकर औजार यानी कि टूल्स तथा कच्चे माल की व्यवस्था भी उसी योजना के अनुरूप करनी होती है। अपने शरीर की हर कोशिका को एक सजीव पुर्जा, औजार, मशीन मानकर उन्हें लक्ष्य के अनुरूप बनाना, उसके लिए उपयुक्त आहार विहार अपनाना योग साधक के लिए आवश्यक हो जाता है। सामान्य व्यक्ति के अन्नमय कोश तथा योगी के अन्नमय कोश में अंतर क्यों, किस आधार पर आवश्यक हैं, इसे एक सामान्य उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बिजली की लाइन को लें, विद्युत तारों में बहती हैं। उन्हें सहारा देने के लिए खंभे रहते हैं। तार और खंभों के बीच में ऐसे उपकरण लगे रहते हैं जो बिजली को खंभों में होकर पृथ्वी में प्रविष्ट होने से रोके रहें। उन्हें
कुचालक इंसुलेटर कहते हैं। सामान्य दबाव वोल्टेज की विद्युत के लिए तार, खंभे तथा इंसुलेटर सामान्य ही चल जाते हैं। हाई वोल्टेज की बिजली अधिक मात्रा में प्रवाहित करनी हो तो उसके लिए यह सभी उपकरण विशिष्ट स्तर के लगाने पड़ते हैं। यही बात सामान्य व्यक्ति तथा विशिष्ट साधक के साथ लागू होती है। सामान्य जीवन क्रम में सामान्य शारीरिक जैवीय विद्युत बायो इलेक्ट्रिसिटी की ही आवश्यकता पड़ती है, किंतु उच्च लक्ष्यों के लिए अधिक प्रखर शक्ति तरंगे पैदा करनी होती है। उनका संवेदन संचालन करने के लिए अधिक सशक्त संस्थान की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पड़नी ही चाहिए। इसलिए साधक को अपने अन्नमय कोश के परिष्कार, उसकी पुष्टि और विकास के लिए विशेष ध्यान देना, विशेष प्रयास करना होता है। तभी वह प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय कोशों के विकास में सहायक बनने तथा उनकी विकसित स्थिति के साथ तालमेल बिठाने में समर्थ हो पाता है। तालमेल बिठाने की बात यों ही नहीं कही गई है, उसका अपना विशिष्ट अर्थ है। निर्जीव घटक तालमेल नहीं बिठा सकते, वह तो चेतना संपन्न के लिए ही संभव है। अन्नमय कोश की हर इकाई, हर कोशिका, सेल को आज वैज्ञानिक भी स्वतंत्र जैविक इकाई मानने लगे हैं। हर सेल में उसका हृदय, न्यूक्लियस होता है। उसके श्वास संस्थान को वैज्ञानिक भाषा में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हर सेल में एक गाल्गी एपरेटस होता है जो उसके पाचन संस्थान का काम करता है। हर कोश अपने जैसे नए कोश का उत्पादन कर सकता है। इस व्यवस्था को वैज्ञानिक न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। हर सेल में अपनी एक विशिष्ट जैविक विद्युत का प्रभार यानी कि चार्ज होता है, जिसे उसका प्राण कह सकते हैं। इस प्रकार हर कोशिका एक स्वतंत्र जैविक इकाई के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखने हुए शरीर संस्थान से अपना तालमेल बिठाए रखता है। अन्नमय कोश के कोटि कोटि सदस्य या कोशिकाएं इष्ट उद्देश्य लक्ष्य के अनुरूप स्वयं में स्वाभाविक क्षमता उत्पन्न कर सकें, इसके लिए विशिष्ट संस्कारवान नई कोशिकाओं का उत्पादन कर सकें तो उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति के सुनिश्चित पृष्ठभूमि बन जाती हैं। इसके लिए उन्हें विशेष रूप से योजनाबद्ध प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इनके लिए आहार, विहार, चिंतन आदि की विशिष्ट एवं व्यवस्थित पद्धति का अनुसरण करना होता है। जैसे बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए उन्हें साधन ही नहीं, श्रेष्ठ संस्कार भी देने पड़ते हैं, इसी प्रकार इन कोशिकाओं के लिए भी आहार व्यवहार से लेकर ध्यान उपासना तक के अनेक माध्यम अपनाने होते हैं। इन सब के संयोग से ही अन्नमय कोश की प्रभावशाली साधना का स्वरूप बनता है। पार्ट 28 समाप्त।